कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने विशाल और विविध देश की नींव आखिर है क्या? इसका जवाब सिर्फ कुछ 100 शब्दों में छिपा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए आज इसकी दार्शनिक आत्मा में जरा गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर कथन से। जाने माने न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और ये कितनी सही बात है ना? जैसे एक आईडी कार्ड पर सब कुछ एक नज़र में दिख जाता है, बिल्कुल वैसे ही प्रस्तावना हमें बता देती है कि आखिर इस संविधान में है क्या। जरा सोच कर देखिए, एक आईडी कार्ड पे क्या होता है? हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी नागरिकता। ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान को अधिकार कहाँ से मिला, भारत किस तरह का राष्ट्र है और ये अपने नागरिकों से क्या क्या वादे करता है। तो ये है प्रस्तावना का पूरा पाठ। हाँ, मानता हूं इसकी भाषा थोड़ी भारी लग सकती है, पर इसका हर एक शब्द जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है और एक पूरे देश की उम्मीदों को, उसके सपनों को दिखाता है। चिंता मत कीजिए, आगे हम इन्हीं शब्दों को, जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और न्याय, स्वतंत्रता, समता, इन सबको एक एक करके समझेंगे। इन शब्दों के अलावा ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हमारा मूल संविधान कला का एक बेजोड़ नमूना था। इसकी जो खूबसूरत फ्लोइंग लिखावट है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की है और हर पन्ने को व्यवहार रमन मनोहर सिन्हा ने नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में सजाया था। अच्छा, अब आते हैं उस वाक्यांश पर जो हर चीज की बुनियाद है, प्रस्तावना का असली आधार। सिर्फ ये 3 शब्द, हम भारत के लोग। अपने समय के लिए ये शब्द सच में क्रांतिकारी थे। इन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी का ऐलान किया, मतलब वो शक्तिशाली विचार कि सारी की सारी शक्ति आखिरकार लोगों से ही आती है। इस एक लाइन ने शक्ति का पूरा समीकरण ही पलट दिया। अब अधिकार किसी दूर बैठे राजा से या किसी औपनिवेशिक शक्ति से नहीं आ रहा था, अधिकार आ रहा था सीधे भारत के लोगों से, जिन्होंने खुद को ये संविधान दिया। तो भारत आखिर किस तरह का देश बनना चाहता है? प्रस्तावना हमें 5 खास शब्दों में इसका जवाब देती है, जो इसके चरित्र को, इसके कैरेक्टर को बताते हैं। पहला शब्द है सॉवरेन, यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपना मालिक खुद है। वो अपनी विदेश नीति बना सकता है, अपने कानून तय कर सकता है और उसे किसी बाहरी शक्ति से पूछने की जरूरत नहीं। अगला है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद का एक खास भारतीय रूप है। इसका मतलब कोई स्टेट कंट्रोल्ड कम्युनिज्म नहीं है, बल्कि गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक तरीकों से गरीबी और असमानता को कम करना है। फिर आता है सेक्युलर, यानी पंथ निरपेक्ष। ये भारत के एक बहुत ही अनोखे मॉडल पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को दिखाता है। इसका मतलब धर्म को सार्वजनिक जीवन से हटाना नहीं, बल्कि राज्य का सभी धर्मों को बराबर सम्मान और संरक्षण देना है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ये तो जाहिर है, ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित सरकार का वादा है, जहां सबसे ज्यादा शक्ति लोगों के पास होती है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और आखिर में रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है, कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं। सैद्धांतिक रूप से भारत का कोई भी नागरिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी शब्द हमेशा से प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 1976 में विवादास्पद 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये एक ऐसा कदम था जिस पर आज भी बहस होती है। तो इन आदर्शों का हम नागरिकों के लिए क्या मतलब है? प्रस्तावना हमें 4 बड़े वादे, 4 गारंटी देती है। ये है वो 4 वादे: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की; समता, दर्जे और अवसर की; और बंधुत्व, सभी के बीच भाईचारे की भावना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आदर्श फ्रांसीसी और रूसी क्रांति जैसे ऐतिहासिक पलों से प्रेरित थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन मूल्यों के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक अविभाज्य त्रिमूर्ति कहा। मतलब अगर आप एक को हटा दें तो बाकी 2 का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महान शब्द कानूनी तौर पे लागू किए जा सकते हैं?
यही सवाल दशकों तक चली एक दिलचस्प कानूनी लड़ाई के केंद्र में था। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो क्या कोई अदालत में जाकर ये कह सकता है कि प्रस्तावना में दिए गए न्याय के वादे का उल्लंघन हुआ है? इस पर अदालत का नजरिया समय के साथ नाटकीय रूप से बदला। 1960 में बेरुबारी मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और ऐलान किया कि प्रस्तावना असल में संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो आज की स्थिति क्या है? देखिए, आखिरी फैसला काफी न्यूआंस्ड है। पहली बात, हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। दूसरी बात, नहीं, ये सरकार को कोई शक्ति नहीं देती और न ही इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। और तीसरी बात, जो सबसे जरूरी है, हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, संसद इसके मूल ढांचे या इसकी मूल भावना को नहीं बदल सकती। संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने एक और खूबसूरत एनालॉजी दी थी। उन्होंने प्रस्तावना को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा, जो हमारे देश की किस्मत और भविष्य के रास्ते को तय करती है। तो चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ये ऐलान करती है कि सारी शक्ति हम, भारत के लोग से आती है। ये हमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे बड़े वादे देती है, और कानूनी तौर पर यह संविधान का एक अभिन्न लेकिन नॉन एनफोर्सेबल हिस्सा है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। 75 साल से भी ज्यादा समय के बाद भारत ने अपनी प्रस्तावना में किए गए इन बड़े बड़े वादों को कितनी अच्छी तरह निभाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।